5 दिसंबर 1952 की बात है। ब्रिटेन का लंदन शहर, सर्दियों का मौसम था। वैसे भी ब्रिटेन एक ठंडी जगह मानी जाती है, पर दिसंबर के महीने में वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। लंदन में भी उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी उस साल। सब कुछ आम दिनों की तरह चल रहा था, लोग अपने अपने काम से वापस जा रहे थे, दुकानें और रेस्टोरेंट खुले हुए थे। पर अचानक शाम के समय एक स्याह काला स्मोक लंदन के आसमान में छाने लगा। लंदन में कोहरा यानी फॉग जमना तो एक आम बात थी, लेकिन उस दिन जो हुआ वो फॉग नहीं, स्मॉग था, यानी स्मोक, धुआं प्लस फॉग। लोगों ने शुरू में इसे इग्नोर किया, लेकिन समय बीतने के साथ वो बढ़ता ही चला गया। कुछ समय बाद गाढ़ा पीला काला धुआं लंदन के आसमान पर छा गया था। दिन का समय ऐसा लग रहा था मानो रात हो रही है। कुछ फीट के बाद विजिबिलिटी भी ख़त्म होती जा रही थी, इसलिए पूरा शहर ठप पड़ गया। गाड़ियाँ, बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब रुक गई। दुकान, रेस्टोरेंट, दफ्तर सब कुछ बंद करना पड़ा। एक अजीब सी बेचैनी पूरे शहर में छा गई थी। कई धार्मिक लोग इसमें शैतान की साजिश खोजने लगे, कहने लगे कि चुड़ैल या शैतान के प्रकोप की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ लोग इसमें नाजियों का नाम भी लेने लगे, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुए बमुश्किल अभी 7-8 साल ही बीते थे, तो इस वजह से नाजियों का नाम भी वहाँ पे आने लगा। इस काले धुएं की वजह से लोग बीमार पड़ने लगे, फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, अस्पताल भरने लगे। गले में जलन, खांसी, सीने में दर्द के पेशेंट जो थे अस्पताल में बहुत भर गए थे। 5 दिसंबर से शुरू हुआ ये काला धुआं 9 दिसंबर को ख़त्म हुआ, यानी पूरे 5 दिन लंदन एक काले स्याह साए में रहा। इन 5 दिनों में करीब 4000 लोगों की मौत हुई, पर यह सरकारी आंकड़ा था। बाद में कई अध्ययन हुए तो पता चला उन 5 दिनों में मरने वाले लोगों की संख्या 11 से 12,000 थी। सरकार ये आंकड़े जानबूझकर छुपा रही थी। इस पूरी घटना को ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952 के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया है। भारत में ऐसी प्रत्यक्ष तौर पर कोई स्थिति तो दिखाई नहीं देती है, कम से कम अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो क्या मान लिया जाए कि हमारे यहाँ जो वायु प्रदूषण की स्थिति है वो बेहतर है? आंकड़े सुनेंगे तो स्थिति इससे भी बदतर लगने लगेगी। 2016 की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि उस साल माने 2016 में वायु प्रदूषण से भारत में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 18 लाख थी। WHO के अलावा भी कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो औसतन 15-16 लाख मौतें हर साल दर्ज करती हैं, जो वायु प्रदूषण की वजह से भारत में होती हैं। ब्रीदिंग हियर इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ, द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, ये एक किताब है जो 2020 में ज्योति पांडे ने लिखी थी। नवंबर 2023 में ज्योति ने CNN से इस वायु प्रदूषण को एक इनविजिबल किलर बताया, एक ऐसा हत्यारा जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, फिर भी हर साल लाखों लोगों को मारता है। हमने अभी लंदन के स्मॉग का जिक्र किया। एक समय था जब ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। एक समय बीता है जब चीन का नाम भी इसमें प्रमुखता से लिया जाता था, और चीन की राजधानी बीजिंग को तो एयर पॉकेलिप्स तक कहा जाने लगा था, इतना ज़्यादा प्रदूषण हुआ करता था वहाँ। पर आज देखिए, ब्रिटेन, यूरोप के देशों ने इस मामले में अच्छा काम किया है। हम यूरोप के साफ़ और नीले आसमान की फ़ोटो देखकर वहाँ जाने का ख्वाब देखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। चीन ने भी अपना वायु प्रदूषण बहुत कम कर लिया है और मज़ीद कम करता जा रहा है, पर भारत का वायु प्रदूषण हर साल बद से बदतर क्यों होता जा रहा है? आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे। ये भी जानेंगे कि दूसरे देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए। नमस्कार स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से ही। हमने लंदन की घटना का जिक्र किया। अब सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या थी, क्यों इतना भयानक स्मॉग लंदन के आसमान में 1952 में छाया। दरअसल उस समय ब्रिटेन की ज़्यादातर एनर्जी की खपत कोयले से पूरी होती थी। घर घर में कोयले से चलने वाले स्टोव और फायर प्लेसेस थे। यहाँ लोग अक्सर ठंड से बचने के लिए आग तापा करते थे। बिजली घर हों, ट्रेनें हों, फैक्ट्रियाँ हों, सब कोयले से चलाए जाते थे। अब उस दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, 1952 की हम बात कर रहे हैं, तो कोयले की खपत भी ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा कोयला जला तो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में बहुत ज़्यादा मिल गए। अब लंदन बसा है थेम्स नदी के किनारे, जिससे यहाँ ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे की गर्म हवा को एक तरह से फंसा लेती है।
अब जब ये धुआं निकला, ये जहरीला धुआं निकला कोयले से बना हुआ, तो ये जो ऊपर जा रहा था लेकिन वो ऊपर जा नहीं पाया क्योंकि ठंडी हवा ने उसे फंसा लिया, और जिसकी वजह से ये जो धुआं था, जितना भी जहरीला धुआं था, वो नीचे रह गया और हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भले ही दुर्घटना लंदन में हुई थी, लेकिन उस समय वायु प्रदूषण पूरे ब्रिटेन की एक बड़ी समस्या बन चुका था। औद्योगिक शहरों जैसे मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम, न्यू कैसल में कई फैक्ट्रियां लगाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर कोयले पर चलती थी, जिससे जहरीला धुआं निकलता था। इन सभी शहरों में फैक्ट्रियां लगाने की सबसे बड़ी वजह थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लंदन वाली घटना ने पूरी ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया था, इसलिए सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए नए नए नियम बनाने शुरू कर दिए। 1956 की बात है, सरकार क्लीन एयर एक्ट लेकर आई। इसके तहत कई शहरों में स्मोक फ्री जोन्स बनाए गए। कुछ इलाकों में कोयला जलाना या धुआं छोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर ऐसा कोई आदमी करता पकड़ा जाता तो भारी भरकम फाइन लगाए जाते। घरों में स्मोकलेस फ्यूल्स जैसे गैस और बिजली के इस्तेमाल पर जोर दिया जाने लगा। फैक्ट्रियों और बिजली घरों में चिमनी फिल्टर जो थे वो लगाने के आदेश दिए गए। लोकल प्रशासन को अधिकार दिए गए कि जो नियम तोड़ते हैं, जो लोग नियम तोड़ते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाया जाए। इस नियम की वजह से कई शहरों में प्रदूषण तो धीरे धीरे कम होने लगे। 1950 के अंत तक, 1950 के दशक के अंत तक लंदन का जो स्मॉग था वो 70% तक घट गया। अब लंदन का तो स्मॉग घट रहा था, लेकिन ब्रिटेन में वायु प्रदूषण अभी भी बना हुआ था। इसलिए सरकार ने क्लीन एयर एक्ट 1968 लेकर आया। इसने जो 1956 वाला क्लीन एयर एक्ट था, उस कानून को मज़ीद और सख्त किया। नियम तोड़ने पर जुर्माना बढ़ाया गया। इसके अंडर अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए सरकार की तरफ से कई सारे। नई चीज़ ये हुई कि फैक्ट्रियों की चिमनियों की जो ऊंचाई वो बढ़ा दी गई ताकि इससे निकलने वाला धुआं सीधा ही ऊपर चला जाए। पुराने बिजली घरों को बंद कर दिया गया और क्लीन फ्यूल से चलने वाला सिस्टम लगाया गया। फिर 70 के दशक में ब्रिटेन की किस्मत ने भी उसका साथ दे दिया और नॉर्थ सी में नेचुरल गैस खोज ली गई। ठंड से बचने के लिए, हीटिंग के लिए गैस का इस्तेमाल होने लगा। कोयले का इस्तेमाल घट गया। पानी गर्म करने के लिए भी गीज़र में बिजली और गैस का इस्तेमाल होने लगा। अब इससे कोयले का उपयोग कम हुआ तो धुआं कम हुआ। 70 और 80 के दशक में गाड़ियों के लिए भी सरकार कई सारे नियम लेकर आ गई। सरकार प्रदूषण को गंभीरता से ले रही थी। फिर 15 अक्टूबर 1970 को डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट भी ब्रिटेन की सरकार ने बना लिया, जिसके तहत शहर में कई सारे एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाए गए। कट टू 2025 में हम देखते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने कोयले से चलने वाला अपना जो आखिरी बिजली घर था वो भी बंद कर दिया। फिनलैंड जैसे देशों ने भी ब्रिटेन की देखा सीखी की। यूरोप में बहुत ही कम देशों में आज की डेट में कोयले से बिजली बनाई जाती है। ब्रिटेन की इन सब कोशिशों का नतीजा क्या रहा? ग्रेट स्मॉग जैसी घटनाएं इतिहास में सिर्फ दर्ज होकर रह गई। दोबारा वैसा कोई कुछ वहाँ पे नहीं घटा। अब वहाँ पर साफ़ हवा है और आज यूरोप के कई देशों की तुलना में ब्रिटेन एक साफ़ हवा वाला देश बनकर उभरा है। लेकिन बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है। डेनमार्क, स्वीडन, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया जैसे देशों ने भी अपने अतीत से सीख ली और वायु प्रदूषण को ख़त्म किया है। आप इन दिनों रेयर अर्थ मिनरल्स का नाम बहुत सुन रहे होंगे। राजदूत में भी हम अक्सर इसकी चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि चीन आज रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में बेताज बादशाह बना हुआ है। उसने उसकी सप्लाई बंद कर दी है, तो अमेरिका जैसे पावरफुल देश को भी नेगोशिएशन करने के लिए घुटने पर आना पड़ा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि चीन ने उसकी सप्लाई रोकी है। उनकी डिफेंस इंडस्ट्री पर भी इसका साफ असर दिख रहा है, अमेरिका और यूरोप की, क्योंकि जो इसका इस्तेमाल है वो फाइटर जेट, मिसाइल से लेकर गाड़ियाँ बनाने तक में किया जाता है। अब एक समय ऐसा था जब अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के दूसरे देश भी रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन किया करते थे, लेकिन उन्होंने इसे बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि इसकी सबसे जो बड़ी वजह थी वो थी प्रदूषण। इन रेयर अर्थ मिनरल्स को ज़मीन से निकालकर और फिल्टर करने में बहुत लंबा और पेचीदा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, जिससे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण ख़ास तौर पे। अब आप पूछेंगे कि प्रदूषण तो चीन में भी होता है। तो हाँ, चीन में भी कोई अनोखी कोई टेक्नोलॉजी लेकर नहीं लाई है चीन ने भी, वहाँ भी प्रदूषण होता है। बस उसने अपने इस फिल्ट्रेशन जो प्लांट है उसको शहर की आबादी से दूर शिफ्ट कर दिया है। वो ऐसी जगहों पर ये फिल्ट्रेशन का काम करता है जो बीहड़ इलाका हो, वहाँ पे करता है जहाँ बहुत कम लोग रहते हों। इसलिए प्रदूषण का असर आम लोगों के जीवन पर बहुत कम होता है। बात चीन की चल रही है तो आपको एक रोचक किस्सा सुनाते हैं। साल 2008 की बात है। वक्त था बीजिंग ओलंपिक्स का।
पूरी दुनिया की नज़र चीन पर थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी बीजिंग की हवा। उस समय शहर में इतना ज़्यादा प्रदूषण था कि आसमान हमेशा धुंधला पीला रहता, लेकिन चीन की सरकार आधिकारिक तौर पर प्रदूषण के आंकड़े साझा नहीं करती थी, या करती भी थी तो बहुत नियंत्रित तरीके से, माने बहुत साफ़ सुथरे आंकड़े, अच्छे अच्छे आंकड़े वो जारी करती थी। उसी दौरान बीजिंग में स्थित अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों ने अपने परिसर के ऊपर, अपने कैंपस के ऊपर छत में एक एयर क्वालिटी मॉनिटर लगा दिया। ये मशीन हर घंटे हवा में मौजूद PM 2.5 की मात्रा नापती। PM 2.5 यानी हवा में मौजूद बहुत छोटे कण जो प्रदूषण की अलामत होते हैं, मतलब बताते हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस मॉनिटर से जो आंकड़ा निकलता उसे हर घंटे ट्विटर पर शेयर किया जाने लगा। चीन की जनता हैरान रह गई, क्योंकि अमेरिकी दूतावास के डेटा में दिख रहा था कि हवा की क्वालिटी वेरी अनहेल्दी बताई जा रही है, बहुत ही ख़राब हवा थी। जबकि चीनी सरकार उसी समय अपने आंकड़ों में कहती थी कि बीजिंग की हवा ठीक ठाक है, अच्छी है। ये मामला उस समय तो दब गया, क्योंकि ओलंपिक्स का समय था, या दबा दिया गया। आप हमें कमेंट्स कर बताएं क्या हुआ होगा। लेकिन 2012 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी अधिकारियों ने, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस घटना को एड्रेस किया और कहा कि वो जो डेटा दिखाया गया था वो अवैध है। विदेशी दूतावासों को चीन के घरेलू मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस घटना ने चीन के नागरिकों के मन में एक शक तो पैदा कर ही दिया था। फिर वो अपनी सरकार से सवाल भी पूछने लगे। चीनी सरकार के पास जवाब तो था नहीं। उन पर जब दबाव बढ़ा तो उन्होंने नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बना दिया, जिसके तहत अब देश भर में हज़ारों AQI स्टेशन बनाए गए। PM 2.5 जो डेटा था वो भी सार्वजनिक किया जाने लगा, यानी पारदर्शिता बढ़ी। सरकार ने 2014 में क्लीन एयर एक्शन प्लान लागू कर दिया। वहाँ भी ब्रिटेन जैसे कोयले का उपयोग कम किया जाने लगा। धीरे धीरे पुराने उद्योगों को बंद या रिलोकेट किया गया। पुराने वाहनों को, गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता था। अरबों रुपए से प्रदूषण से लड़ने में खर्च किए गए। लाखों घरों में कोयले की जगह गैस और इलेक्ट्रिक हीटर लगाए गए। 1990 से 2010 के दशक तक चीन में वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। वहाँ का AQI बहुत ख़राब हुआ करता था। PM 2.5 का जो स्तर था वो 500 के भी पार आसानी से पहुँच जाया करता था। तो बीजिंग में कई बार ऐसा भी होता था कि सूरज भी नहीं दिखता था, पर चीनी सरकार की कोशिशों से ये सब कम हो गया है। बीजिंग में PM 2.5 का जो स्तर है वो 2013 से 2020 के बीच 57 यानी 57% घट गया है। चीन का जो औसतन AQI है अब 60 से 90 के बीच रहता है, और वहीं भारत का एवरेज AQI 130 से 138 रहता है। दिल्ली जैसे शहरों में तो ये आंकड़ा कई बार 600 से 700 के पार भी आसानी से पहुंच जाता है, यानी ये ख़तरे के निशान से बहुत ऊपर है। एक और मसला इसकी मॉनिटरिंग का भी है। यूरोप के देशों में हवा की गुणवत्ता मापने के लिए EU के अलग पैमाने हैं। उस पैमाने और हमारे पैमाने यानी भारत सरकार के पैमाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसे हम मॉडरेट हवा बताते हैं, EU यानी यूरोपियन यूनियन में उसे बहुत ख़राब हवा माना जाता है और उसे गहरे लाल रंग से दर्शाया जाता है। वहीं भारत में उसी हवा को, जिसे EU लाल रंग से दर्शाता है, उसी हवा की गुणवत्ता को हम हल्के पीले रंग से मॉडरेट तरीके से दर्शाते हैं। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के पैमाने में। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में अब तक प्रदूषण की जो समस्या है वो हल क्यों नहीं हो पाई है। इसकी कई वजह है, 5 वजह हम आपको आज बता देते हैं। पहली तो ये कि भारत की जो 70% बिजली जो बनती है वो अब भी कोयले से ही बनती है। यहाँ क्वालिटी जो कोयले की है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन बनता है और हवा में जाता है। दूसरी वजह यह है कि हर साल लाखों नई गाड़ियाँ सड़कों पर उतर जाती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, धुआं वाले जो पुराने ट्रक और बसें हैं वो लगातार धुआं छोड़ते हैं। ऊपर से हमारे यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत ख़राब है, जिससे गाड़ियों पर निर्भरता बढ़ जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़राब है तो गाड़ियों पर निर्भरता बढ़ेगी ही। हम रोड्स और बड़े बड़े पुल बनाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं बनिस्बत अपना ट्रांसपोर्ट बेहतर करने में। तीसरी वजह है भारत का एक कृषि प्रधान देश होना। अब ये ज़ाहरी तौर पर वजह तो नहीं है, लेकिन एक वजह इस तरह से है, नई फसल तैयार करने के लिए खेतों को फिर से तैयार करना होता है, जिसके लिए अक्सर पराली जलाई जाती है, जबकि दूसरे देशों में बड़े बड़े ट्रैक्टर और नई तकनीक की मदद से ये काम कर लिया जाता है। हर सर्दी में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान पराली जलाते हैं। इससे दिल्ली और उत्तर भारत में स्मॉग की एक मोटी परत छा जाती है। चौथी वजह है हमारा डेवलपिंग कंट्री होना। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के काम हमेशा चलते रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा धूल पैदा होती है।
26% PM 2.5 जो प्रदूषण है वो धूल की वजह से होता है। हमेशा मेट्रो, सड़क, इमारतों का काम चलता रहता है, छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, सभी जगह ये देखा जाता है। एक पांचवी वजह मौसम भी है। बारिश की वजह से हम देखते हैं कि धूल, धुआं और PM 2.5 प्रदूषण अक्सर कम हो जाता है, पर हमारे यहाँ लगभग 8 महीने तो गर्म ही रहते हैं, जिसकी वजह से कम बारिश होती है और प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा रहता है। नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पर ये प्रदूषण और देखा जाता है, क्योंकि हिमालय की वजह से ऊपर की जो हवा का फ्लो है वो बन नहीं पाता और प्रदूषण जा नहीं पाता है दूसरी जगहों पर, क्योंकि हवा का फ्लो वैसा नहीं रहता है। उसकी तुलना में आप उन शहरों का AQI चेक करें जो समंदर के किनारे बसे हुए हैं, तो वहाँ का प्रदूषण आपको कुछ कम मिलेगा, क्योंकि वो जो प्रदूषण है वो समंदर की वजह से, हवा का फ्लो की वजह से वहाँ से चला जाता है। तो ये सब वजह थी भारत में प्रदूषण की। एक और वजह है जिसे अमूमन इग्नोर कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है, और वो है हमारे देश में मुद्दे। हमने कभी वायु प्रदूषण को मुद्दा बनाया ही नहीं। दूसरे मुद्दे हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा रहे हैं शुरुआत से ही। कौन से हैं ये मुद्दे, आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आज का राजदूत यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ये शो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबरगांव।